दोस्तों नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की। हमारा दूसरा टॉपिक है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। पहला जो टॉपिक था वो था हमारा कवि परिचय। कवि परिचय में हमने 2 वीडियो में पूरे हमारे 5 कवियों को कंप्लीट कर लिया है। हिंदी में टोटल 14 टॉपिक है, 14 में से एक हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आज दूसरा चालू हो रहा है। हमने पिछले टॉपिक में पूरा हैंड रिटन नोट्स को तैयार करके आपको यहीं पे कंप्लीट कराया है और नोट्स को इस प्रकार सरल तरीके से हमने स्टार्ट किया है कि आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में वो समझ में आ सके। इसके बाद ये जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है और ये आखिरी समय तो बिल्कुल एक में एक क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सरल तरीके से तैयार किया है। और इसकी सबसे पहले टाइम पीरियड को हम समझेंगे, इसके बाद इसकी विशेषताएं और इसके कवियों के बारे में हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे इस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, इसका हम सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से काल आए थे, रीतिकाल कब आया था, छायावाद कब आया था, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीज कब आई थी, इनका हम टाइम पीरियड समझेंगे। इसके बाद इनकी विशेषताएं तथा इनके कवियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रीतिकाल था वो कब से कब तक था। रीतिकाल का जो समय था वो था 1600 से 1850 ईस्वी तक इस रीतिकाल का समय था। और ये क्वेश्चन 2025 में आया है। इस क्वेश्चन में आया था कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं और एक कवि का नाम लिखिए। तो हमें 2 से 3 विशेषताएं तथा इसके कवि का नाम लिखना है। ये 2025 में ये क्वेश्चन आया है, रीतिकाल की विशेषताएं। इसके बाद में दूसरा हमारा आता है छायावाद। तो जो छायावाद है इसका जो समय है वो है 1918 से 1936 तक। 1918 से 1936 तक हमारे छायावाद का समय है। ये 2024 और 25 में ये क्वेश्चन हमारा आया है। इसके बाद में आया है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद ये 1936 से 1950 तक है। प्रगतिवाद 1936 से 1950 तक है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से देखना है क्योंकि हो सकता है इस बार ये आ सके। इसके बाद में हमारा आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 2024 में आया है। इसका जो समय है वो है 1943 से 1960 के बीच में है प्रयोगवाद का समय। इसके बाद में आया है हमारा नई कविताएं। नई कविता का जो समय है वो है 1950 से 1970 के बीच में नई कविता का समय है। तो हमारे 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम पीरियड को हमें अच्छे से पढ़ना है, इनकी विशेषताएं पढ़ना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि हमारा ये टॉपिक है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। ये 5 टॉपिक पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम रीतिकाल से स्टार्ट करते हैं, रीतिकाल से प्रारंभ करते हैं, रीतिकाल की विशेषताओं को देखते हैं। तो रीतिकाल को इसका जो समय है वो है 1600 से 1850 के बीच में। इस काल की कुछ विशेषताएं ये थी कि इस काल में जो राजा थे उनके दरबार में कवि रहते थे। तो राजा के दरबार में जो कवि रहते थे वो अधिकतर राजाओं के ऊपर रचनाएं करते थे और उनकी प्रशंसा में ही बहुत सारी रचनाओं को करते थे। और यहाँ पर श्रृंगार परक रचनाएं भी होती थी। तो चलिए हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो भूषण थे, भूषण कवि जो थे उन्होंने शिवा वामनी लिखी है जो कि शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी है, उनके पराक्रम के विषय में लिखा है। तो वो राजाओं के दरबार में रहते थे। यानी इस काल की पहली विशेषता है कि यहाँ पे राज्य आश्रित कवि अधिक मिलते हैं। सबसे पहले हम रीतिकाल को पढ़ेंगे। रीतिकाल की 3 विशेषताएं करेंगे। पहली विशेषता है रीतिकाल की राज दरबारी साहित्य की रचना। राज दरबारी साहित्य की रचना। राज दरबारी साहित्य की रचना मतलब राज दरबार में जो साहित्य लिखे जाते थे उनकी रचना अधिक हुई है, जिसमें क्या हुआ, राजाओं की प्रशंसा की है। राजाओं की क्या की है, प्रशंसा की है। राजाओं की प्रशंसा की है, राज दरबारी साहित्य की रचना की है। मैंने एक उदाहरण बताया है, कवि भूषण जो थे वो शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे और छत्रसाल जी के दरबार में भी थे, उन्होंने शिवा वामनी लिखी। इसके बाद में दूसरी है श्रृंगार का सजीव चित्रण। श्रृंगार का सजीव चित्रण। श्रृंगार का सजीव चित्रण का मतलब ये होता है कि इसमें नायिकाओं के हाव भाव और नायक नायिका के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन किया है। इसका मतलब यह है कि राजाओं को ये प्रसन्न करने के लिए इस टाइम पे ये अधिकतर राजा और रानियों के ऊपर कविताएं अधिक लिखते थे। तो हमारा ये दूसरी विशेषता हो गई।
श्रृंगार का सजीव चित्रण। इसके बाद में हमारी तीसरी विशेषता हो गई कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता, यानी इसमें क्या होता था, भाव पक्ष को कम और कला पक्ष पे अधिक ध्यान दिया है। तो यहाँ पर कला पक्ष की क्या थी, प्रधानता थी। यहाँ पर कला पक्ष में प्रधानता थी, यानी यहाँ पर भाव कम था और कला क्या थी, अधिक थी। ये इसकी क्या हो गई, तीसरी विशेषता हो गई। इसके बाद में एक चौथी और विशेषता हम कर सकते हैं। इसकी तीन विशेषताएं आती तो आप चौथी भी कर सकते हैं। चौथी विशेषता है इसमें सांसारिक सुख की प्रधानता। काव्य में सांसारिक सुखों की क्या रही, प्रधानता रही है। इसका मतलब यह होता है कि जितना अधिक सुख भोग सको इस जीवन में भोग लो, ये इसकी विशेषता रही है। यानी पहला है राज दरबारी साहित्य की रचना, दूसरा है श्रृंगार का सजीव चित्रण किया गया है, इसके बाद कला पक्ष की प्रधानता रही है, काव्य में सांसारिक सुखों की प्रधानता रही है। ये हमारी रीतिकाल की विशेषता हो गई। इसके कवि और इनकी रचनाएं भी आती है, तो मैं आपके इनके दो कवि और इनकी रचनाएं बता देता हूं। तो आपको कवि को नोट करना है और इनकी रचनाएं। तो कवि में सबसे पहले आप लिखिए भूषण। भूषण की रचना है शिवा बामनी। शिवा बामिनी, ठीक है साथियों। शिवा बामनी ये किसकी, शिवा बावनी है। शिवा बावनी ये किसकी, भूषण की रचना है शिवा बावनी। और इसके बाद एक और आप लिख सकते हो, तो एक और है केशव दास की। केशव दास की है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये केशव दास की क्या है, रचना है, ठीक है। तो ये हमारी शिवा बामनी हो गई। इसके बाद में केशव दास की होगी रामचंद्रिका। ये इनकी दो रचनाएं, ये भूषण और केशव दास, शिवा बामनी और रामचंद्रिका, इनकी क्या हो गई है, रचना हो गई है। ये हमारा रीतिकाल यहाँ पर समाप्त होता है। रीतिकाल 2025 में आया है, 2027 में फिर रिपीट होने के चांसेस है। इसको आप अच्छे से कर लें। राय दरबारी साहित्य की रचना है जिसमें राजाओं की प्रशंसा है, श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है, नायक नायिका के बारे में वर्णन किया है, कला पक्ष की प्रधानता रही। कला पक्ष का मतलब अभी हमने पढ़ा है, कला पक्ष का मतलब होता है अलंकार, छंद, इन चीजों की प्रधानता रही है। इसके बाद में काव्य में सांसारिक सुखों की प्रधानता रही है। सांसारिक सुख का मतलब होता है कि इस जीवन में जितना सुख भोग सको भोग लो। तो ये हमारा रीतिकाल होगा। रीतिकाल है 1600 से 1850 के बीच में हमारा क्या होगा, ये रीतिकाल समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद में हमारा दूसरे नंबर पे आता है छायावाद। दूसरे नंबर पे आता है हमारा छायावाद। तो छायावाद को हम समझेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके विषय में वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक रही थी। इसमें राजाओं को प्रशंसा करने के लिए नायक नायिका के विषय में वर्णन किया जाता था और इसमें कला पक्ष की प्रधानता रही थी और सांसारिक सुखों की बात की गई थी। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाकर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रृंगार रस का अधिक वर्णन था। इसके बाद में सांसारिक सुखों की अधिक बात की गई है, कला पक्ष की अधिक बात की गई। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाकर आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा छायावाद की विशेषताएं लिखिए और इसके कवि के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा छायावाद के विषय में 3 विशेषताएं और कवि के बारे में वर्णन कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद। हमारा जो क्वेश्चन है वो है छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं लिखना है हमें। ये जो क्वेश्चन है वो 2024 और 2025 में आया है और इस बार फिर इसके आने के चांसेस ज्यादा है। इसकी 3 विशेषताएं और इसके कवियों के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो ये है इसकी विशेषताएं। प्रकृति प्रेम को दर्शाया है रचनाओं में। रचनाओं में किसको दर्शाया है? प्रकृति के प्रेम को दर्शाया है। इसके साथ ही आत्मा, भावना और कल्पना काव्य में प्रधानता रही है। यानी काव्य में भावना की प्रधानता रही है, कल्पना की प्रधानता रही है, आत्मा की प्रधानता रही है। ये इस काव्य में रही है। छायावाद के जितने भी काव्य लिखे गए हैं छायावाद काल में, तो इनमें भावना और कल्पना की प्रधानता रही है। इसके बाद में रहस्यवाद और सौंदर्य का वर्णन किया है। काय का वर्णन किया है? रहस्यवाद और सौंदर्य का वर्णन किया है। काय का वर्णन किया है? रहस्यवाद और सौंदर्य का वर्णन किया है।
इसके बाद अब हम इनके प्रमुख कवियों को देख लेते हैं, कवि कौन कौन से हैं। तो इसके जो कवि हैं, एक जयशंकर प्रसाद हैं, अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, फिर महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि नहीं है। तो कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये जो है तीनों छायावाद के प्रमुख कवि है। ये हमारी छायावाद की विशेषता हो गई। अब इसके बाद में हम आगे हम देखेंगे, अब जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं जो दी है उनकी सारी विशेषताओं को हम अच्छे से देखते हैं। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट